हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें हम कोरिलेशन के बारे में समझेंगे, कोरिलेशन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच की एसोसिएशन का मेजर है। टिपिकली वन वेरिएबल इज डिनोटेड एज एक्स एंड अदर वेरिएबल इज डिनोटेड एज वाई। तो इसमें एक वेरिएबल एक्स की तरह डिनोट करा जाता है और दूसरा वेरिएबल वाई से डिनोट करा जाता है। और दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको हम को रिलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ जो हमारा होता है इंक्रीजेज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इंक्रीजेज। जब हमारा IQ बढ़ता है तो हमारे एकेडमिक मार्क्स भी साथ साथ बढ़ते हैं। एक बच्चा है, उसका IQ लेवल ज़्यादा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये जो है इंटेलिजेंस, ये एक वेरिएबल है जिसकी वजह से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और ये दूसरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो एक वेरिएबल x हो गया इंटेलिजेंस और एक वेरिएबल हो गया y हो गया मार्क्स। तो ये दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप हम ढूंढ रहे हैं कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरे में क्या चेंजेस आते हैं, और इंटेलिजेंस अगर घटता है, कम होता है, तो फिर दूसरे में क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही x के बढ़ने घटने से y में क्या बदलाव आ रहा है, उसके रिलेशन को समझने को हम बोलते हैं कोरिलेशन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज इंट्रोवर्जन इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्रेंड डिक्रीजेज। किसको इंट्रोवर्ट है अगर ज़्यादा, उसका इंट्रोवर्जन उसका ट्रेट है, तो वो जितना इंट्रोवर्ट होगा उसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स उतने कम होंगे। तो इंट्रोवर्जन बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स घटते जाएंगे। यहाँ पे अब उल्टा हो रहा है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था, इंटेलिजेंस बढ़ रही थी तो साथ साथ मार्क्स भी बढ़ रहे थे। इंटेलिजेंस कम है तो मार्क्स भी कम होंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में दोनों साथ में चल रहे हैं। पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में उल्टा है, इंट्रोवर्जन अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स घट रहे हैं। जो जितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता जाएगा उसके नंबर ऑफ फ्रेंड्स उतने कम हैं। तो ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिलेशन तो है दोनों के बीच में। एक की वजह से दूसरे में फ़र्क आ रहा है ना। तो जब एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में फ़र्क आता है तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। और ये जो फ़र्क होता है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में देखा जाता है। अगर तो दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोर द एंग्जाइटी अ पर्सन एक्सपीरियंसेस वीकर द एडजस्टमेंट विद द स्ट्रेस। तो जितना ज़्यादा पर्सन एंग्जाइटी फील करेगा, एंग्शियस होगा, उतना कम वो एडजस्ट कर पाएगा अपने स्ट्रेस से। तो जो एंग्जाइटी बढ़ रही है तो एडजस्टमेंट कम हो रही है, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट। चौथा एग्जाम्पल है, एज स्कोर ऑफ ओपननेस टू एक्सपीरियंस इंक्रीजेज, स्कोर ऑन क्रिएटिविटी टेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो किसी का स्कोर अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस में बढ़ रहा है, बढ़ता है, मतलब जो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता है उसका स्कोर उस चीज़ में ज़्यादा है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, तो उस केस में क्रिएटिविटी टेस्ट में भी उसका स्कोर ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो ओपन है चीज़ों को लेके, इसलिए वो क्रिएटिव है। पांचवा एग्जाम्पल है, मोर द इनकम मोर द एक्सपेंडिचर। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, ऑन अ रीजनिंग टास्क द एक्यूरेसी इंक्रीजेज द स्पीड डिक्रीजेज। जितना ज़्यादा एक्यूरेटली आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे उतनी स्पीड आपकी कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट, एज द कॉस्ट इंक्रीजेज द सेल डिक्रीजेज। तो जितना महंगी होती जाएगी चीज़ें उसकी सेल कम होती जाएगी, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ऑपोजिट चल रहे हैं। दोज हु आर गुड एट मैथमेटिक्स, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दोज हु आर गुड एट मैथमेटिक्स आर लाइकली टू बी गुड एट साइंस। के जो लोग मैथ में अच्छे होते हैं वो लोग जनरली साइंस में भी अच्छे होते हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैथमेटिक्स, साइंस, एक्यूरेसी, स्पीड, ये वेरिएबल्स हैं, एक की वजह से दूसरे में फ़र्क आ रहा है। एज द एज ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। जितनी एज बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया।
लास्ट एग्जाम्पल है, मोर द प्रैक्टिस बेटर द परफॉर्मेंस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफॉर्मेंस बेटर होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में फर्क आ रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं कोरिलेशन ढूंढना। इसको हम कैसे शो करते हैं डायग्राम, उसमें स्कैटर डायग्राम में शो करते हैं। इसको हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक साइड पे एक वेरिएबल दिखाते हैं और दूसरे साइड पे दूसरा वेरिएबल दिखाते हैं। जैसे इन्होंने एक इंटेलिजेंस ले लिया वेरिएबल एक्स, और दूसरा वेरिएबल ले लिया रीजनिंग टास्क के स्कोर्स, तो जितने ज़्यादा इंटेलिजेंस उतने ज़्यादा स्कोर्स। इस तरीके से अगर किसी की इंटेलिजेंस 104 है, आईक्यू लेवल की बात हो रही है, 104 है तो उसका स्कोर आ रहा है 12। अगर किसी की 109 है तो आ रहा है 18, फिर बढ़ती जा रही है, 116 है तो 19 आया है स्कोर, फिर 127 स्कोर है तो 25 आया है, और 135 इंटेलिजेंस है तो उसका स्कोर 30। जैसे जैसे आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जैसे जैसे आईक्यू बढ़ रहा है उसका रीजनिंग में स्कोर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी हमने उसको ऑर्डर में नहीं लगाया क्योंकि हमें रैंडमली हमने जिन लोगों का टेस्ट लिया उनके स्कोर्स ऐसे आए हुए हैं। उसमें अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो हमें ऐसे नहीं पता है, सीक्वेंस में नहीं पता है, वो रैंडमली लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे वहाँ करेंगे, प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो हमारा एक्स होता है वो उसको हम एक्स एक्स एक्सिस पे करते हैं प्लॉट। एक्स एक्सिस ये होता है ना, इस साइड वाला हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला हमारा वाई एक्सिस होता है। तो हमारा एक्स वेरिएबल था हमारी इंटेलिजेंस, तो जैसे सबसे कम वैल्यू कितनी थी इंटेलिजेंस की, 104 थी, इसलिए हमने 100 से यूज़ कर इसको शुरू कर दिया। 100 110 ऐसे 10-10 का गैप देके प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे रीजनिंग के स्कोर हैं, सबसे कम स्कोर हमारा आया था 12, तो इन्होंने 10 से ले लिया इसलिए। तो 10 से स्टार्ट करके 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से हमने यहाँ कर दिया। तो अब हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, वैल्यू जो आई थी कि 104 वाले के 12 स्कोर हैं। तो 104 यानी कि यहाँ पे आएगा, उसकी इंटेलिजेंस 104 है, यहाँ कहीं आएगी, और उसके स्कोर 12 है यानी कि 10 से थोड़ा ऊपर। तो ये प्लॉट हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अगला वाला इधर प्लॉट हो गया, इधर प्लॉट हो गया। तो ये स्कैटर डायग्राम है, आपने दोनों वेरिएबल्स को स्कैटर डायग्राम में प्लॉट कर दिया। तो ये आपको पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाला यूजुअली इस तरफ होता है ऐसे। तो ये अभी फिलहाल जो हमने स्कैटर डायग्राम से शो किया है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर लीनियर और नॉन लीनियर भी होता है। लीनियर का मतलब जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, तो जहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर पा रहे हैं कोरिलेशन, वो लीनियर माना जाता है। और जैसे यहाँ पे आप ऐसे सीधा दिखा पा रहे हो ना कि ये इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये लीनियर है। कई बार क्या होता है, सीधा नहीं होता, वो कर्व होता है, कर्व कर्व शेप में होता है, तो उसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं। तो जो रिलेशनशिप विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट कैन बी प्लॉटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लीनियर बोलते हैं। जहाँ पे जिसको ये शो कैसे करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये इस तरीके से आपका, ये इन्होंने सिंबल थोड़े से यहाँ पे गलत आए हैं। y आपका वो वेरिएबल है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चीज़ भी जाननी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो x होता है यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वजह से y में चेंजेस आते हैं। जैसे ऊपर हम एग्जांपल जो देख रहे थे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वाला x है, यहाँ पे इंटेलिजेंस IQ है। IQ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो मार्क्स में फर्क पड़ेगा। तो जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में फर्क आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दूसरा वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसे ही इंट्रोवर्जन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी कम ज़्यादा होंगे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो x हमारा इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, और अल्फा एक कांस्टेंट है, बीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और x जो है वो हमारा दूसरा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो प्लॉट होता है उसको हम, जिसका भी ग्राफ इस तरीके से आता है उसको हम लीनियर रिलेशन बोलते हैं। नॉन लीनियर में कैसे आता है, जैसे ये है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे स्ट्रेस और परफॉर्मेंस को अगर हम प्लॉट करें, यूजुअली क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा तैयारी करते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और स्ट्रेस बढ़ गया और ज़्यादा तैयारी करते हो, और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया और तैयारी कर रहे हो।
ऐसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपकी तैयारी बढ़ती जा रही है, फिर क्या होता है, एक हाईएस्ट पीक पॉइंट आता है, उसके आगे अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हम इतने एंग्शियस हो जाते हैं, इतना बर्न आउट हो जाते हैं कि हमारी तैयारी करने की जो जो हमारी कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, फिर हम उस स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे होते, फिर हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होने की बजाय डाउन चली जाए। तो कई बार ये होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने की बजाय और बुरा परफॉर्म कराते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया होता है। तो उस केस में आपका ऐसे ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया कि ऊपर जाते जाते परफॉर्मेंस नीचे आनी शुरू हो गई। तो ये नॉन लीनियर हो गया ना। ये जो मैं आपको स्ट्रेस वाला एग्जांपल बता रही हूँ ना, इसको हम बोलते हैं यॉर्किस डॉडसन लॉ। देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ रिलेशन कॉल्ड कर्वीलीनियर बोलते हैं इसको, नॉन लीनियर बोलते हैं। तो इसमें आपका ये यॉर्किस डॉडसन लॉ आता है, और भी है स्टीवन पावर लॉ, ये सब भी हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिसका स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा उसको हम नॉन लीनियर वो बोलेंगे कोरिलेशन। तो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन प्रेजेंटेड इन दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप्स। लीनियर रिलेशनशिप कौन से, जो सीधी लाइन में होते हैं। और उसी रिलेशनशिप का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रो एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अगर एक की वैल्यू के साथ दूसरे की भी वैल्यू बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ मार्क्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप बढ़ रहा है घट रहा है, और ये डिपेंडेंट है जो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, उल्टा चलते हैं। इंटेलिजेंस जितनी बढ़ेगी उतने एरर कम करोगे आप, होप जितनी बढ़ेगी उतना डिप्रेशन कम होगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, ये भी सीधी लाइन में ही दिखा रहा है आपको, ऐसे ही हो रहा है, लीनियर ही है ये भी, लेकिन ये डाउन मतलब उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव साइड जा रहा है ये। नो रिलेशन क्या होता है, जब हम ऐसी दो वेरिएबल ले लेते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने जैसे एग्जांपल दिए शू साइज और इंटेलिजेंस, इनका क्या रिलेशन है। किसी का शू साइज ज़्यादा है या कम है उससे उसकी इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। इसमें आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं आ रहा, तो ये ज़ीरो कोरिलेशन है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि कोरिलेशन कितना है, ज़्यादा या कम। क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उस चीज़ से या थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है कोरिलेशन की। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, उसके लिए हम निकालते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट में हम बात करेंगे पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कॉफिशिएंट की, जिसको ये छोटे आर से डिनोट करते हैं। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर एक्स वाई, मतलब हम एक्स और वाई के बीच का कॉफिशिएंट निकाल रहे हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज होती है -1 से +1। आपका कोरिलेशन माइनस में अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम -1 तक जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो भी +1 तक ही जाएगा। तो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो वेरिएबल कौन से लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे इस तरीके से वैल्यूज आती है -1 और +1 के बीच में। अगर 1 आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही 1 आ रही है वैल्यू, चाहे वो -1 हो चाहे पॉजिटिव, मतलब आपका कोरिलेशन परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है मतलब। तो इसको ऐसे समझ लो, मान लो आपके नंबर लाइन जब हम बनाते हैं उसमें बीच में 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 2, अच्छा हम 1 ही लेंगे क्योंकि 1 से तो आगे हम जा नहीं सकते। तो सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं, इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया, यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे आपका -1 है, ठीक है। ये नंबर लाइन हमने बनाई, 1 से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि कोरिलेशन 1 से 1 के बीच में ही होता है, -1 से +1 के बीच में ही होता है। अगर आपकी कोरिलेशन कॉफिशिएंट के फॉर्मूला से वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये वैल्यू इधर आती है 1 के पास, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाएगी, जो 1 के पास है।
ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी एक वैल्यू इधर आ रही है, लेकिन आप दूसरे किसी वेरिएबल की करी तो यहाँ आ रही है। तो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू किसकी मानी जाएगी? जो इधर 1 के पास है। तो 1 तो परफेक्ट रिलेशन होता ही है, लेकिन अगर हमें अलग अलग वैल्यूज में से देखना होता है ना कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मानेंगे जो 1 के आस पास आ रही है वैल्यू। तो इस केस में जो यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें से अगर आप देखोगे तो 0.98 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि ये 1 के बहुत पास है। और 0.02 बहुत ही वीक कोरिलेशन, क्योंकि ये 0 के पास है। 0 मतलब 0 कोरिलेशन, कोई कोरिले आपस में नहीं है रिलेशन। तो 0 के पास अगर वैल्यू आ रही है तो बहुत ही वीक कोरिलेशन है। 1 के पास वैल्यू आ रही है तो कोरिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये वैल्यू कैसे आती है वो हम फॉर्मूला नीचे देखेंगे। तो as the correlation coefficient move nearer to +1 -1, the strength of the relationship between two variable increases। पर यह है कि 1 से आगे नहीं जा सकता, -1 और +1 से। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया 0.087 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि 0.24 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। प्लस माइनस मत देखो आप, प्लस का मतलब तो पॉजिटिव है, माइनस का मतलब नेगेटिव है, उसको छोड़ दो। सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करो। अगर हम सिर्फ देखें कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो 0.871 के ज़्यादा पास है कि 0.24 ज़्यादा पास है? तो 0.871 के ज़्यादा पास है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 0.24 वीक कोरिलेशन है। देखो यहाँ इन्होंने नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके से हमें कोरिलेशन का पता चल जाता है। आगे आप ना कोवेरियंस भी पढ़ोगे नीचे, क्योंकि कोवेरियंस भी कोरिलेशन की तरह ही होता है। कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरिएशन आपको डायरेक्शन तो बता देता है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, लेकिन कोवेरियंस से आपको ना उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता चलती। तो स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें कोरिलेशन निकालना। कोवेरियंस एक तरह से, कोवेरियंस और कोरिलेशन एक ही चीज़ है, ठीक है? दोनों एक ही चीज़ है। दोनों आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। दोनों चीज़ें आपको यही बता रही हैं, सेम चीज़। कोवेरियंस लेकिन आपको स्ट्रेंथ नहीं बता सकता, कोरिलेशन आपको स्ट्रेंथ बता सकता है, क्योंकि कोवेरियंस की वैल्यू ना कहीं भी जा सकती है। इसमें फिक्स नहीं है कि 1 के पास होगा या 1 से दूर होगा, इसमें फिक्स नहीं है। कोवेरियंस की वैल्यू कहीं भी जा सकती है। कोरिलेशन में जबकि हमें पता है कि 1 के पास होगा तो स्ट्रॉन्ग है, 1 से दूर होगा तो वीक है। तो हमें स्ट्रेंथ अगर पता करनी है तो हमें कोरिलेशन निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पहले कोवेरियंस निकालते हैं जिससे हमें डायरेक्शन पता चलती है, फिर हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए। तो ये वर्ड कोवेरियंस से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कोवेरियंस आपको सिर्फ ये बताता है पॉजिटिवली है या नेगेटिवली रिलेटेड है, जबकि कोरिलेशन आपको स्ट्रेंथ भी बता देता है कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है। यहाँ पे ये फिगर 8 आपको शो कर रहे हैं, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, आपस में इनका क्या वेरिएंस है, कोवेरियंस कितना है, मतलब आपस में क्या रिलेशन है। आगे चलते हैं। अब इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। फिर मेजरमेंट्स ऑफ कोरिलेशन, मेजरमेंट्स ऑफ कोरिलेशन पे आते हैं। तो जैसे कि हम नीचे फॉर्मूले में कोरिलेशन निकालेंगे तो आपको सिंबल पता होना चाहिए कि अगर सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है तो आर, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, और पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो रो। ये सिंबल यहाँ पे गलत है, रो बोलते हैं, ऐसे पी की तरह लिखते हैं, रो इसको बोला जाता है, रो ग्रीक लेटर है रो। तो अगर पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो पी से पॉपुलेशन होता है, तो पी से रो आप याद रखो, और सैंपल का है कोरिलेशन तो आर। तो आगे यही यूज़ होने वाला है नीचे आपके फॉर्मूले में। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कोरिलेशन निकालने के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, जैसे हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन से निकाल सकते हैं, और इसके अलावा हम स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकाल सकते हैं। फिर एक कैंडल स्टाउ होता है, इससे भी हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं अगर रैंक ऑर्डर डेटा है तो। बहुत सारे हैं, 5 कोएफिशिएंट है, तो हम वो सब पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में कवर्ड है। कोरिलेशन एंड कॉजेलिटी मतलब वो ये बता रहे हैं आपको कि एक वेरिएबल दूसरे का कॉज बन जाता है। तो जैसे x की वजह से y चेंज हो रहा है तो x y का कॉज है, या y की वजह से x चेंज हो रहा है तो y उसका कॉज है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा ये यूनिट है उसका नाम है पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कॉफिशिएंट कोरिलेशन। तो ये कैसे निकाला जाता है और ये किसने बनाया है, नाम से पता चल रहा है ये कार्ल पियर्सन ने ये फॉर्मूला जो है ये डिराइव करा था।
और पियर्सन्स कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जैसे इंटेलिजेंस और स्कोर। आपके मार्क्स और इंटेलिजेंस एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली रिलेटेड है दोनों वेरिएबल, तो उस केस में हम पियर्सन्स को रिलेशन यूज करते हैं। वेरिएंस एंड कोवेरियंस जैसे मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, कोवेरियंस भी कोरिलेशन ही होता है। अब हम चलते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो पहले ये मीन, आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझाएंगे, ये मीन समझाएंगे, वेरिएंस, कोवेरियंस, फिर ये तीनों चीजें फॉर्मूले में डाल देंगे। तो मीन क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज है उसकी जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको मीन बोलते हैं। तो मीन ऑफ वेरिएबल एक्स, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स बार, और ये जो सिग्मा आपको सिंबल दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, पूरे सारी वैल्यूज का टोटल करा हुआ है और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एवरेज आ गई, मीन आ गया हमारा। फिर आता है वेरिएंस, द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के वेरिएंस को इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच एक्स स्कोर फ्रॉम द मीन। तो जितना भी एक्स का स्कोर है, मतलब जितने भी आपके स्कोर्स हैं, नीचे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी अभी टेबल में, तो आपके जितने भी स्कोर हैं उन सबको आप मीन से डिवाइड करके स्क्वायर करते जाओ, उससे आपका वेरिएंस आएगा। तो x के जितने भी स्कोर्स हैं उसको मीन से डिवाइड करके, सॉरी डिवाइड कह रही हूँ, माइनस कर दो मीन से और उसको स्क्वायर करते जाओ। ऐसे हर एक वैल्यू को लेते जाओ, जितनी भी वैल्यूज हैं उसको मीन से माइनस करते जाओ, उसका स्क्वायर करते जाओ और उसका टोटल कर लेंगे फॉर्मूले में और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से। जैसे सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 स्कोर्स हैं, एक में 12 है, एक में 15 है, एक में 20 है, ये स्कोर्स हैं किसी के, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक में 25 है, एक में 30 है, ठीक है। इसका आप मीन निकाल लोगे, मीन एक्स बार जो भी आएगा वैल्यू, सपोज इसका जो मीन आ रहा है आपका 20 या 22 आ रहा है, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, ये करेक्ट नहीं है, तो 22 आ रहा है सपोज। तो आप हर एक वैल्यू से 12 माइनस 22 करोगे पहले, फिर 15 माइनस 22 करोगे, मीन हर एक वैल्यू को 20 माइनस 22 करोगे, मतलब जितनी भी ये वैल्यूज है सबको मीन से माइनस करते जाओ, जो आंसर आ रहा है उसको स्क्वायर करते जाओ और उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि हमारे पास 5 आइटम्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ये आपका वेरिएंस आ जाता है। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे फॉर्मूले में चाहिए। तो हमने मीन निकाला, हमने वेरिएंस निकाला, अब हम क्या निकाल रहे हैं, कोवेरियंस निकाल रहे हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कोवेरियंस का, द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे ये मिस हो गया है यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, यहाँ पे x माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एन। तो ये जो हम माइनस कर रहे थे ना x को मीन से, ऐसे ही हम x वेरिएबल का माइनस करेंगे, हम y वेरिएबल का माइनस करेंगे मीन से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर करने की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है समझने वाली, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे फॉर्मूला आया है कोवेरियंस का। देखो वेरिएंस तो आप एक ही उसमें वेरिएबल में देख रहे हो कि आपका जो वेरिएबल एक्स है, मतलब मान लो किसी का आप आईक्यू आपने निकाला, 5 लोगों का आपने आईक्यू निकाला है और किसी का आईक्यू 109 है, किसी का 104 है, किसी का 110 है, किसी का 112 है, किसी का 115 है। तो एक ही वेरिएबल में कितना बदलाव आ रहा है उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखो एक्स ही नजर आ रहा है, वाई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने एक ही उसमें देख रहे हो आप वेरिएंस कितना है, ठीक है। इसी में आप क्या कर रहे हो, जो मीन आ रहा है इसका एक्स बार जो मीन आ रहा है उसको हर एक वैल्यू को उससे माइनस कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो और डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हो, क्योंकि 5 लोगों का है। ये तो वेरिएंस है। अब कोवेरिएंस में y क्यों नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हम कोवेरिएंस दो वेरिएबल के बीच में देखते हैं। अब हमने यहाँ पे इंटेलिजेंस को किससे हमने कोरिलेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि IQ इतना है तो उसका मैथ में स्कोर कितना आ रहा है, तो जिसको हमने बोल दिया y, ठीक है। अब जिसका IQ 109, जैसे सबसे 115 सबसे ज्यादा IQ है, सपोज इसका मैथ्स में स्कोर 100 में से 100 आया हुआ है, इसका मैथ में स्कोर 90 आया हुआ है, इसका मैथ में स्कोर 89 है, इसका फिर 85 है, इसका 80 है। अब हमने ये देखना है कि आईक्यू और मैथ्स के स्कोर आपस में क्या कोवेरियंस है, मतलब कैसे पॉजिटिवली रिलेटिव है या नेगेटिवली रिलेटेड है।
तो यहाँ पे y भी आ गया ना, तो इसलिए आपका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर होने की बजाय x माइनस एक्स अलग हो गया, y माइनस वाई अलग हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी यही चीज है। यहाँ पे भी इन्होंने x माइनस एक्स को अगर मैं 2 बार लिख दूं, x बार x माइनस एक्स बार, तो यही तो बनेगा स्क्वायर। इसको ऐसे ही तो लिखेंगे अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे स्क्वायर। है वही चीज, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे दोनों वेरिएबल x थे, यहाँ पे अलग अलग आ गया, एक x आ गया, एक y आ गया। तो क्योंकि कोवेरिएंस का मतलब ही यही है कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में देख रहे हैं, इसलिए x और y दोनों ले लिए, जबकि वेरिएंस का मतलब है एक ही वेरिएबल के बीच का हम वेरिएंस देख रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है। तो वही फॉर्मूला है, वेरिएंस वाला ही है, बस यहाँ पे एक ये x हटके इसकी जगह पे y आ गया है, तो ये कोवेरिएंस हो गया। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले अब समझ आ गए। अब आगे देखते हैं कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो पियर्सन कोरिलेशन का फॉर्मूला है वो ये है, कोवेरिएंस है, ये कोवेरिएंस लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस निकाला और इसको डिवाइड किससे कर दिया, जो x का स्टैंडर्ड डेविएशन है मल्टीप्लाई बाय जो y का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हमारा क्या निकाल देगा, ये हमारा निकाल देगा जो आपका पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की वैल्यू निकाल के आपको देगा। सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका कोरिलेशन का निकालेंगे, और ये प्लस और माइनस के अंदर ही आएगा, जैसे हमने पढ़ा कोरिलेशन की वैल्यू प्लस और माइनस के अंदर ही आती है। अब अगर आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है डिप्रेशन की, आर्ग्यूज दैट होपलेस इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, मतलब ये कॉग्निटिव थ्योरी है ना, जो एरन बेक की कॉग्निटिव थ्योरी है, वो ये बोलती है कि होपलेसनेस जो है ना वो डिप्रेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो होपलेस लोग होते हैं उन्हीं को जल्दी डिप्रेशन होता है। तो अब हमने क्या किया, दोनों का स्कोर निकाल लिया, एक तो होपलेसनेस का क्या यूज करके, बेक की होपलेसनेस स्केल यूज करके, और हमने डिप्रेशन का भी स्कोर निकाल लिया, लोगों का, अलग अलग लोगों का। तो बेक का डिप्रेशन इन्वेंट्री यूज करा, तो हमने 10 लोगों को पकड़ा, ये हमारा सैंपल था 10 लोगों का। यूजुअली ये कह रहे हैं इतना छोटा सैंपल नहीं होना चाहिए, सैंपल हमेशा 50 लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, 50 या 100 तक होना चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए 10 ले रहे हैं, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 50 लोगों का। तो जैसे ये 10 लोग हैं, सब्जेक्ट कौन हो गए, लोग हो गए, इंडिविजुअल हो गए जिनका हमने टेस्ट लिया, ठीक है। उन्होंने स्कोर क्या दिए, होपलेस स्केल पे उनका स्कोर ये आया है जिसको इन्होंने बोला है एक्स, और डिप्रेशन स्केल पे इनका स्कोर ये आया है। और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि जो होपलेस होते हैं वही ज़्यादा डिप्रेशन उनको होता है। तो ये दोनों वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, ठीक है। अब हमें एक्स माइनस एक्स बार करना है ना, क्योंकि हमें यही तो निकालना है सबसे पहले कोवेरिएंस के लिए। तो पहले तो इसको हमने टोटल कर लिया एक्स को, तो 110 आया है, एक्स का टोटल 110 आया है, और उसका मीन 11 आया है, क्योंकि मीन कैसे आया, 110 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 लोग हैं, तो मीन आ गया 11। ऐसे ही y का टोटल 120 आया है, और y का मीन आ गया 12, 10 से डिवाइड करके। अब हम पहले x माइनस एक्स बार निकाला, फिर हमने y माइनस वाई बार, मतलब कि x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, 11 माइनस 11 0, 13 माइनस 11 2, 16 माइनस 11 5, मतलब हम ये सारी वैल्यूज को किससे माइनस करते जा रहे हैं, x बार से माइनस करते जा रहे हैं। ऐसे ही y माइनस वाई बार निकाला, तो पहले हमने 13 माइनस 12 किया 1 आया, 16 माइनस 12 किया 4 आया, 14 माइनस 12 किया 2 आया। तो हम ये जितनी भी वैल्यूज हैं y की, इनको हम y बार से माइनस कर रहे हैं। अब हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूले में लगाना है, तो हमें इन्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया, तो ये पॉजिटिव में बदल गई, जो माइनस वाली वैल्यूज थी ना ये भी पॉजिटिव में बदल गई स्क्वायर होते ही। और हमें ये भी चाहिए आगे जाके फॉर्मूले में डालने के लिए, तो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0 इंटू 1 0 आ गया, 2 इंटू 4 8 आ गया, ऐसे करके। तो हमने ये सारी चीज़ें पहले निकाल ली, इन सब का टोटल भी कर लिया यहाँ पे, ताकि हम फॉर्मूला जब लगाएं तो हमें किसी चीज़ का टोटलिंग उस टाइम ना करना पड़े, तो पहले ही टोटलिंग कर ली। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये सब हमने
आप टेबल को ध्यान से समझ लो कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाली हुई हैं। तो पहले हमने ऐसे x माइनस एक्स बार निकाला, फिर y माइनस वाई बार निकाला, फिर उनका स्क्वायर करा, फिर उन सबका टोटल कर लिया। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला है आपका जो x माइनस एक्स बार है उसका टोटल, यानी कि ये जो 156 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल सब्जेक्ट n, तो ये आ गया 4.16। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये n नहीं है, ये n माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि दिस इज एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जिसमें अंडर रूट सिग्मा आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है। तो ये तो आपका 156 यहाँ दिया हुआ है 156, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल गया, यहाँ आपने निकाला हुआ है ये 156, और n माइनस 1 मतलब आपका n 10 है, तो n माइनस 1 मतलब 9 और उसका अंडर रूट है, तो ये दोनों ही फॉर्मूलेज में n नहीं है, n माइनस 1 है। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे ये क्या चीज़ होती है, इसलिए n माइनस 1 किया हुआ है। तो अब लास्टली हमने क्या निकालना है, कॉफिशिएंट जो निकालना है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपली अब हो जाएगा आपका। देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है यहाँ पे, ये वाला 117 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार का, तो वाई माइनस वाई बार ये यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे ऑलरेडी 117 निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय नीचे n यानी कि 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन x जो हमने यहाँ दोनों निकाल ली x और y, तो ये सब निकालने के बाद हमारा ये आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब होपलेसनेस और डिप्रेशन का पॉजिटिव रिलेशन है। होपलेसनेस जितनी बढ़ेगी डिप्रेशन उतना बढ़ेगा, जितनी घटेगी डिप्रेशन उतना, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन है। और 0.09 जो कि 1 के बहुत पास है, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, स्ट्रेंथ पता चल गई। तो आपने देखा कि हमने कैसे कोरिलेशन से ये पता कर लिया कि स्ट्रेंथ कितनी है, आप दोनों चीज़ों की आपस में कितना कोरिलेशन है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस तरीके से पियर्सन्स कोरिलेशन हम निकालते हैं। अब ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे होती है। तो आई होप आपको ये इजीली समझ आ गया है। कुछ नहीं है, आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी इस टेबल में निकाल लेनी है पहले ही। जब आप हर चीज़ निकाल लोगे ना तो आपको फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है और आपका कोरिलेशन निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला यहाँ नोट कर लो, ये गलत दिया हुआ है, ये नीचे n-1 होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।